हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आज आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके जीवन भर काम आएगी। ठीक है, अपन ऐसी चीज पढ़ेंगे जो कि फीमेल्स के अंदर होती है हर मंथ, और ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, उसको इसके बारे में पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए किस तरह से क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो वी डिस्कस ऑन टू मैच्योरेशन साइकिल। मैच्योरेशन साइकिल, ठीक है। मैच्योरेशन साइकिल्स के अंदर अपन एक्सप्लेन करेंगे, ये जो मैच्योरेशन साइकिल्स है ये 28 डेज में होता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर आपकी मान लो शादी होगी, उसके बाद में ये साइकिल काम आएगा। उससे पहले भी क्या होता है आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है। फीमेल्स को भी जानकारी होनी चाहिए किस तरह से उनके अंदर चेंजेज हो रहे हैं, उसके बारे में ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वी नो दैट इट इज नॉर्मली, इसको एमसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है जो ओनली किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स मतलब क्या होते हैं, जो मेमल्स है, मेमल्स जो क्लास है, मेमल्स जो क्लास है उसका एक ऑर्डर है प्राइमेट्स। उस प्राइमेट्स में कौन आता है, प्राइमेट्स में आते हैं मंकी, जो मंकीज है, जो एप्स है, ठीक है, चिंपैंजी वगैरह, गोरिल्ला वगैरह, और ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर द प्राइमेट्स। इन प्राइमेट्स के अंदर ये साइकिल्स होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये साइकिल किसी में नहीं होता, बाकी में एस्ट्रेज होता है। तो प्राइमेट जो प्राइमेट्स एनिमल्स हैं, प्राइमेट्स एनिमल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। दिस साइकिल फाउंड इन ओनली प्राइमेट्स एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना क्वेश्चन। इट इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है। क्लियर दैट, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन में ये बहुत जरूरी है। ये साइकिल होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। अगर ये साइकिल स्टॉप हो गया फीमेल के अंदर तो इसका मतलब उसमें प्रेगनेंसी की संभावना 0 हो गई है। फिर आपको बताना है इसमें 28 डेज से 29 डेज लगता है। दिस साइकिल कंप्लीट इनटू 28 डेज टू 29 डेज। बच्चों ये आपको ध्यान रखना, इसमें कितना टाइम लगता है, 28 से 29 डेज लगता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 28 डेज फिक्स है, 29 डेज फिक्स है। इसमें टाइम क्या होता है, चेंजेज होता रहता है। इसमें टाइम चेंजेज कैसे होता है, जैसे कोई फीमेल है वो स्ट्रेस होता है किसी फीमेल को। ठीक है, किसी फीमेल्स के अंदर बॉडी का जो अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है या इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो ये क्या होता है, ये साइकिल है, उसमें टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 28 डेज ही लगेंगे, इसका टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। इसका टाइम 24 डेज भी हो सकता है, 14 डेज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 40 दिन भी हो सकता है, 24 दिन भी हो सकता है। तो ये साइकिल फिक्स नहीं है। ये सब स्ट्रेस के कारण कभी कभी फीमेल्स में ये साइकिल स्टॉप भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको हार्मोनल, सारा हार्मोन के ऊपर डिपेंड है, बिहेव के ऊपर डिपेंड है, कैसे इन्वायरमेंट में उसका खान पान कैसा, उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस साइकिल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, ये साइकिल है उसमें 2 डेफिनेशंस है। सबसे पहली डेफिनेशन है मीनार्की। मीनार्की, व्हाट इज द मीनार्की, एंड सेकंड डेफिनेशन है मीनोपॉज। मीनोपॉज और मीनार्की 2 डेफिनेशंस है, दोनों को आपको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन फीमेल रीच इनटू प्यूबर्टी स्टेज, व्हेन फीमेल रीच इनटू प्यूबर्टी स्टेज, जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती हैं, यानी 13 से 14 साल की जब फीमेल होती हैं, गर्ल्स कोई 13 से 14 साल की होती हैं, फर्स्ट टाइम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एमसी स्टार्ट होती हैं। इसको अपन कहते हैं मीनार्की। मीनार्की मीन्स फर्स्ट टाइम menstrual cycle start in females or girls, then we say that this is called menarche। ये definition से आती है कि menarche क्या है। then you say that first time menstrual cycle start in females, जो females है उसमें ये first time क्या होता है, ये cycle start होता है।
इसको अपन क्या कहते हैं, मीनार्की के नाम से जानते हैं। चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे किसी कोई भी आदमी हो, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये जनरल साइंस है। क्या है? जनरल साइंस है। आप जिंदगी में आए हो और आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता नहीं है, तब आपको कुछ भी पता नहीं है कि भाई किस तरह से कैसी घटनाएं होती हैं। वो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि एक फीमेल के अंदर जो आपके आसपास में है और जो आपके कांटेक्ट में है, उनके अंदर कितनी ये खतरनाक एविडेंस घटना होती हैं, उसके बारे में आपको और सबको, उस फीमेल खुद को भी नॉलेज होना चाहिए। वरना क्या है, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब मीनोपॉज में आपको बताना है, जब फीमेल 45 से 50 साल की हो जाती हैं तो उसके अंदर ये साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको कहते हैं मीनोपॉज। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। इन फीमेल व्हेन दे रीच्ड इनटू द प्यूबर्टी स्टेज and we seen that first time menstrual cycle begun, this process is called menarche, and we seen that this process stop in females after when they reach into 45 to 15 years old. This is called menopause. ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस हो गई हैं। ये अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब अपन समझते हैं। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं वो प्राइमेट्स एनिमल्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको प्राइमेट्स एनिमल्स के एग्जांपल याद रखने हैं। आप खुद किस में आते हो? प्राइमेट्स। योर ऑर्डर इज प्राइमेट्स, योर क्लास इज मैमेलिया। वी सीन दैट इट इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है। इसका टाइम कितना होता है? 28 से 29 डेज इसका टाइम होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दो डेफिनेशंस आती हैं, मीनार्की एंड मीनोपॉज। मीनार्की क्या है? जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज के अंदर पहुंचती है, कोई लड़की 12-13 साल की होती हैं, तो उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम साइकिल स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं मीनार्की। एंड दिस साइकिल विल बी स्टॉप व्हेन दे रीच इनटू 45 टू 15 इयर्स ओल्ड। दिस इज कॉल्ड मीनोपॉज। इसके बाद वो कभी भी क्या होती है, जब मीनोपॉज हो जाता है किसी फीमेल के अंदर, तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स स्टॉप हो चुका है। उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो स्टॉप हो चुका है, इसलिए वो क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती। ये चीज अपने ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं, एक एक इसके पार्ट्स है, इसके 4 स्टेज है, उन स्टेज को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि चारों स्टेज कौन कौन सी हैं। ध्यान से उसको समझते हैं। बच्चों, ये जनरल साइंस का एक टॉपिक है। आप लोग इसको ऐसे मत समझो कि हम बायोलॉजी वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या प्रोसीजर है, वो अपन को पता होना चाहिए। ये कॉमन सेंस की चीज होनी चाहिए भाई, किस तरह से क्या होती है आपको पता। ये एवरी घटनाएं हैं, उसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। वी डिवाइड इट 4 पार्ट्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली फेज है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकेंड फेज है जिसका नाम है फॉलिकल फेज। सेकेंड फेज है जिसका नाम है फॉलिकल फेज, फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं, फॉलिक्यूलर लिख देते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड फेज है जिसको अपन कहते हैं ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज। फोर्थ फेज है जिसका नाम है ल्यूटियम फेज। इसको 4 फेज के अंदर बांटा जाता है। अब सबसे पहले अपन टाइम पीरियड पढ़ते हैं। अपन ने इसका टाइम पीरियड है उसको 28 डेज में डिवाइड किया है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर फीमेल रहती है 3 to 5 डेज। इसमें कितने दिन तक फीमेल रहती है इस फेज के अंदर? 3 to 5 डेज। जैसे आज 1 तारीख को कोई फीमेल है, उसके अंदर ये साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो 5 तारीख तक या 3 तारीख तक वो कौन सी स्टेज में रहेगी? मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर रहती है। फिर उसके बाद 6 तारीख से 13 तारीख तक, यानी 6 से 13वें दिन तक ये कौन सा स्टेज होता है? फॉलिक्यूलर फेज होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है 14वें से 18वें दिन तक कौन सी फेज होती है? ओव्यूलेशन फेज होती है। सबसे डेंजरस फेज है, इसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना ज्यादा रहती है, ओम रिलीज होता है। ल्यूटियम फेज 19वें से आपको बताना है 28वें दिन तक फीमेल ल्यूटियम फेज में रहती है। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया डेज, मान लो कोई फीमेल है वो 25 तारीख को क्या है
25 तारीख को डेज को क्या हुई है, मैंचुरेशन फेज में आई है। 25 थी डेट मैंचुरेशन की। तो उसके बाद में आपको तारीख गिननी है 25 से लगाकर 25, 26, 27 और 28 या 29, इस तारीख तक वो कौन सी फेज में रहेगी, मैचुरेशन फेज में रहेगी। बच्चों आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझाएंगे, इसमें शर्म की कोई बात है नहीं, आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर फॉलिकुलर फेज है, उसमें क्या होगा, जैसे 30 है, 31 का महीना, तो 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जैसे अपन कह रहे हैं कि छठवां दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां, 11वां, 12वां, 13वें तारीख तो 6 तारीख तक किसमें रहेगी, ये फॉलिकुलर फेज में। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, ये 4 दिन वो किस में रहेगी, ये ओव्यूलेशन फेज में रहेगी। फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 21 तारीख को उसमें वापस वो कौन सी फेज में आ जाएगी, जब 22 तारीख आएगी अगले महीने की 22 डेट को वो कौन सी फेज में आ जाएगी, वापस मैचुरेशन फेज में आएगी। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी डेट्स होती हैं, चारों अलग अलग बता रहे हैं। मैचुरेशन फेज का मतलब क्या होगा, मैचुरेशन फेज का मतलब होगा इसमें 3 to 5 डेज लगेंगे। फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या होगा, इसमें 6 to 13 डेज तक ये रहेगी। फिर 14 to 18 डेज तक कौन सी रहेगी, ओव्यूलेशन फेज रहेगी। ल्यूटियम फेज क्या होगी, 19वें से 28वें दिन रहती है। अब क्या क्या चेंजेज होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डेज क्लियर हो गए, चारों फेज के नाम याद रखने हैं। अब मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जैसे यूट्रियस है, ये यूट्रियस की वॉल है, क्या है, ये यूट्रियस की वॉल है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रियस की। वो क्या होती है, डीजनरेट होती है, यानी यूट्रियस की वॉल है वो डीजनरेट होती हैं, टूटती फूटती हैं। दिस एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस वॉल, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस वॉल बिकम डेस्ट्रॉय, ये डेस्ट्रॉय होती हैं, या अपन कहते हैं डीजनरेट होती हैं, इट बिकम डीजनरेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं यूट्रियस के अंदर, ब्लड वेसल्स होती है यूट्रियस के अंदर, वो भी क्या होती है, डीजनरेट होती हैं। अब ये जब एंडोमेट्रियम वॉल है, ये यूट्रियस है, इसकी ये एंडोमेट्रियम वॉल है, और ये क्या है, ये आपको बताना है ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, ये ब्लड वेसल्स, ये सब क्या होती है, ऐसे टूटती फूटती है, तो क्या बनता है, एक लिक्विड बनता है, इस तरह के ब्लड क्लोट्स के लिक्विड्स बनते हैं। ये वेजाइना के थ्रू फीमेल्स में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलते रहते हैं कंटिन्यूस। बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, फीमेल्स इसका सामना करती है, उनका जीव जानता है। इट इज़ वेरी डेंजरस फेज, यानी ये बहुत ऐसी फेज है जिसमें फीमेल को बहुत असहनीय दर्द होता है, क्योंकि यूट्रियस वॉल क्या होती है, डैमेज हो जाती है। यूट्रियस वॉल डैमेज होने के कारण ब्लड बाहर निकलता है, और इसके अलावा उसके साथ एक लिक्विड भी बाहर निकलता रहता है, तो वेजाइना से ये मटेरियल बाहर निकलता रहता है। मैचुरेशन फेज कितने दिन रहेगा, मैचुरेशन फेज 3 to 5 डेज रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, मेन अपना सवाल आता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना है एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रियस डीजनरेट। जो यूट्रियस है उसके एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट होती हैं, एंड ब्लड वेसल्स आल्सो डेस्ट्रॉय, ब्लड वेसल्स भी से डेस्ट्रॉय होती हैं, जिसके कारण आपको बताना है टिश्यू एंड ब्लड्स रिलीज फ्रॉम द वेजाइना कंटिन्यूसली, इट इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। इसको 3 to 5 डेज का टाइम रहता है इसमें फीमेल्स के अंदर। इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में ये एविडेंस होता है, इस टाइम में क्या होता है, मैचुरेशन हाइजीन बहुत जरूरी है, यानी फीमेल्स को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, उनको क्या होता है, हर 4 से 5 घंटे के अंदर चेंज करना जरूरी है। सैनिटरी हाइजेशन मतलब मैचुरेशन हाइजीन का मतलब है उसको साफ सफाई रखना जरूरी है। जो हाइजीन है, उस हाइजीन को सैनिटरी नैपकिन का यूज करने के बाद उसको क्या है, उसको खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ये भी ध्यान रखना उसको। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसको कंटिन्यूस रिप्लेस करना है, और हाइजीन करने के बाद हैंड वॉश भी करना है। ये कुछ ऐसी टॉपिक आपके दे रखा है मैचुरेशन हाइजीन, वो भी इसमें ध्यान रखना है। ये मैचुरेशन फेज है।
फिर मैच्योरेशन फेज के बाद आती है फॉलिक्यूलर फेज। कौन सी फेज आएगी? फॉलिक्यूलर फेज आएगी। फॉलिक्यूलर फेज को आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। ये जो फॉलिक्यूलर फेज है, फॉलिक्यूलर फेज होती हैं, ये आपको बताना है 6 to 13 डेज तक ये फॉलिक्यूलर फेज रहती है। फीमेल्स इस स्टेज के अंदर रहती हैं। इस स्टेज में क्या होता है, वापस एंडोमेट्रियम वॉल बनती हैं, यानी एंडोमेट्रियम वॉल्स हैं वापस बन जाती हैं। ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ टूटी थी, यहाँ वापस क्या हो जाती हैं, ऐसे बन जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल का वापस रीफॉर्मेशन हो जाता है, वापस एंडोमेट्रियम वॉल बन गई एंड ब्लड वेसल्स बन जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, वापस रिपेयरिंग हो जाती है। जो टूट फूट हुई है वापस रिपेयर होती है फीमेल के अंदर। इस टाइम क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स, इस टाइम क्या होता है फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है। फीमेल्स के अंदर कौन सी फॉलिकल्स बनेगी? प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्मेशन, टार्सरी फॉर्मेशन। जो टार्सरी फॉलिकल्स हैं वो बनती हैं। तो फीमेल्स के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टार्सरी फॉलिकल्स और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेफियन फॉलिकल्स। ऑल आर फॉर्मेशन। जो प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, सब फॉलिकल्स इस फीमेल्स के अंदर क्या होती हैं, वापस इस स्टेज के अंदर बनती हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद ओव्यूलेशन फेज है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ओव्यूलेशन फेज। तो फॉलिकुलर फेज एक बार वापस सुन लो क्या क्या है। ये 6वें से 13वें दिन तक फीमेल कौन सी फेज में रहती है, फॉलिकुलर फेज में। इसमें वापस रीजनरेशन है। ये मैच्योरेशन फेज का जस्ट अपोजिट है। इसमें टूट फूट हुई थी, इसमें वापस मरम्मत हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम वॉल है बन जाती है, ब्लड वेसल्स वापस बन जाती हैं। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टार्सरी फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, उनका रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दीज ऑल आर द फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब इसमें बन जाती हैं। अब इसके बाद तीसरी ओव्यूलेशन फेज। क्या है? तीसरी फेज जिसका नाम ओव्यूलेशन फेज है। ये काफी डेंजरस फेज होती हैं। ये काफी डेंजरस इन द सेंस, इस टाइम क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स जो बनी है, इस ग्रेफियन फॉलिकल्स से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स से आपको बताना है ओम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ओम रिलीज होता है। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। 14 से 18 दिन तक कौन सी स्टेज में रहती है फीमेल, ओव्यूलेशन फेज में रहती है। इसको डेंजरस फेज भी कहते हैं। इस टाइम मेल फीमेल के साथ यदि कोर्टियस करता है या इंटरसेक्स करता है, मेल फीमेल के साथ अगर क्या करता है, पॉपुलेशन करता है या इंटरसेक्स करता है, तो उस टाइम में फीमेल के प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है, यानी फीमेल प्रेग्नेंट होने की संभावना अधिक रहती है। अब इसके बाद आती हैं ल्यूटियम फेज। कौन सी फेज आएगी? ल्यूटियम फेज आएगी। अब ल्यूटियम फेज में आप एक्सप्लेन करोगे इसमें कितने डेज लगेंगे, इसमें आपको बताना लगभग ल्यूटियम फेज होती है, उसमें आपको बताना 19वें से 28वें दिन तक फीमेल कौन सी फेज में रहती है, ल्यूटियम फेज में। ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, इसमें से ओम क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ओम रिलीज होने के बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल्स किस में चेंज हो जाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो गई। ये कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें कन्वर्ट हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम में कौन कन्वर्ट हो गई, ग्रेफियन फॉलिकल्स। किसके बाद? ओम रिलीज होने के बाद। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। इस प्रोजेस्टेरोन के कारण जो यूट्रियस है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। यूट्रियस प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, प्रिपेयर होता है, ये ध्यान रखना है। इस स्टेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा जो प्रेगनेंसी के लिए क्या करेगा, यूट्रियस को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, यानी इसमें इम्प्लांटेशन होने की संभावना बनती है। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन है वो प्रोसीजर होने की संभावना बनती है, और फीमेल के अंदर एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस वॉल में क्या हो जाता है, इनवेड हो जाता है, और फीमेल प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है, ठीक है। यानी कि इसमें एक तरह से उसमें जो वॉल है उस वॉल के अंदर जाके धस जाएगा। एक बार मैं चारों के एविडेंस आपको बता दूं किस तरह से क्या होते हैं चारों स्टेज के अंदर, बिल्कुल सिंपल समझना आपको कि भाई क्या क्या हुआ है। अपन एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं किस तरह से क्या हुआ है। सबसे पहले अपन ये यूट्रियस का डायग्राम देख रहे हैं। यूट्रियस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ओवेरी के अंदर। ये यूट्रियस वॉल पहले आपको इस तरह से छोटी छोटी बढ़ानी है। इस स्टेज को अपन कहते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज,
मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये आपको ऐसे ब्लड कैपिलरी भी बतानी है, ऐसे ऊपर ये इस तरह से ये ब्लड कैपिलरी है वो डैमेज हुई है, ब्लड का क्लोट बता देना है, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स है, छोटी है। फिर उसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इसके बाद आपको इस तरह से ये थोड़ी रिपेयरिंग शो करनी है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज के अंदर, फॉलिकुलर फेज के अंदर। फिर ओव्यूलेशन फेज के अंदर थोड़ा और ग्रो शो करना है, इसको और ग्रो होती है ओव्यूलेशन फेज के अंदर। और फिर उसके बाद ल्यूटियम फेज में ये फुली डेवलप है, ल्यूटियम फेज में ये फुली डेवलप है। अगर मान लो क्या होता है, अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसके ल्यूटियम फेज के आखिर में ये वापस या डी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वापस कौन सी फेज आ जाती है, मैच्योरेशन फेज आती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब क्या होता है, इसमें हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्टेज का नाम क्या, मैच्योरेशन फेज। यूट्रियस का एंडोमेट्रियम वॉल डैमेज होता है, यूट्रियस का कौन सा वॉल डैमेज होता है, एंडोमेट्रियम वॉल डैमेज होगा, म्यूकोसा वॉल डैमेज होगा, स्टेट ऑफ फंक्शनिंग डैमेज होगा और कंटिन्यूस इसमें ब्लड फ्लो होता रहेगा। इस फॉलिकुलर फेज के अंदर यूट्रियस वॉल वापस रिपेयर हो रही है और ओव्यूलेशन के अंदर क्या हुआ, वापस इसके अंदर ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ हुई है। ल्यूटियम फेज में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में इसमें क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यानी एम्ब्रियो इसके अंदर इस तरह से इन्वेड हो जाएगा। ये अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो इसके अंदर आके क्या हो जाता है, यूट्रियस वॉल है, इस यूट्रियस वॉल के अंदर इस तरह से ये अंदर धस जाएगा, ठीक है, उसमें आके इन्वेड हो जाएगा, अपन कहेंगे बच्चा ठहर गया। और अगर मान लो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये वापस किस स्टेज में आ जाती है, मैच्योरेशन फेज में। अब इस पे सवाल क्या बनता है, एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको बताते हैं क्या बनता है। एक फीमेल है, उसके अंदर मैच्योरेशन साइकिल स्टॉप हो गया, एक फीमेल है उसके अंदर मैच्योरेशन साइकिल कंटिन्यूस चल रहा है। अब क्या होता है, मेल फीमेल की शादी हो गई, किसकी हो गई, मेल फीमेल की शादी हो गई, मैरिज हो गई। उसके बाद उन्होंने इंटरकोर्स किया, क्या किया, इंटरकोर्स किया, यानी उन्होंने क्या किया, कॉपुलेशन किया मेल ने फीमेल के साथ, जो सीमन है उसको रिलीज किया फीमेल के अंदर, यानी उसके अंदर स्पर्म है उसको रिलीज किया, ओम के साथ स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल के अंदर क्या होगा, मैच्योरेशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा और इस फीमेल को पता चल जाएगा, इस फीमेल को क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। कैसे, ये फेज आएगी नहीं, ये साइकिल क्या होगा, यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम परमानेंट हो जाएगी और क्या करेगी, सिक्रेट करती रहेगी हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन। ये मेन पता चलने का सिंबल है। अब कई लड़कियां और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फीमेल्स होती हैं जो क्या करती है, शादी से पहले भी कॉपुलेशन करती है, तो उस कंडीशन में इस फीमेल को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको एमटीपी यूज करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर फीमेल ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं देगी तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पीरियड हो जाता है, तो उसमें प्रेगनेंसी के बाद उसकी काफ़ी डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए फीमेल को बहुत ही अवॉइड रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही आपको बताना सजग रहना पड़ता है। फीमेल्स अगर पूरा इसके ऊपर मॉनिटर करती हैं कि मेरे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम से वापस रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, मैंने पॉपुलेशन कर लिया है मेल के साथ और उसने किया क्या, सीमन यानी स्पर्म मेरे अंदर रिलीज कर दिए हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा। इट इज ए इंडिकेट ऑफ द प्रेगनेंसी, क्लियर दैट। अब एक फीमेल है, उसमें ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप नहीं हुआ, जैसे इन मेल फीमेल की शादी हो गई, मेल फीमेल ने इंटरकोर्स किया, ये साइकिल है वो कंटिन्यूस वापस स्टार्ट हो गया, यानी इसमें आ गया। इसका मतलब इनको क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, इनको वापस क्या करनी पड़ेगी, अब वापस उनको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी और नए सिरे से शुरुआत करके वापस उनको क्या देखना पड़ेगा कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो वापस स्टॉप कब होगा, जब होगा तब खुशखबरी आएगी, नहीं तो खुशखबरी नहीं आएगी आफ्टर मैरिज। ये एक साइकिल है, उससे पता चल जाता है मेल फीमेल को कि किस तरह से उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है। ये एक बहुत ही जनरल साइंस का सवाल है बच्चों,
इसमें ये ऐसे आपको शर्म नहीं करनी कि मैं आर्ट्स का हूँ, मैं साइंस का हूँ, मुझे पता नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या हो रहा है, और लड़कों को भी जानकारी होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होती है, फॉलिकुलर फेज क्या होती है, ओव्यूलेशन फेज क्या होती है, ल्यूटियम फेज क्या होती है, किस तरह से चेंजेज होते हैं मेल के अंदर, किस तरह से फीमेल के अंदर किस तरह से चेंजेज होते हैं, और क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये पूरा आज के टाइम में क्या है, ये एक नॉलेजेबल चीज है। आपको क्या करना है, इससे भागना नहीं है, आपको समझना है। आपको कभी भी कोई भी आपकी वाइफ क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या हुआ, आप साइंस पढ़े हुए हो, आप बताओ इसमें क्या होगा, क्या हुआ। अब सबकी शादी जरूरी नहीं है कि साइंस के बच्चों के साथ ही हो, आर्ट्स की फीमेल के साथ भी हो जाए। उनको ये साइकिल्स मान लो पता नहीं हो, और आप लोग साइंस के हो, तो ये साइकिल आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए किस तरह से फीमेल के अंदर क्या चेंजेज। अब फीमेल होती है, उसका हस्बैंड मान लो कि साइंस से बिलोंग नहीं करता, तो उसको भी क्या है बता सकती हो आराम से कि इस तरह से मेरे अंदर चेंजेज होते हैं। ठीक है, अब कुछ हार्मोन बताते हैं। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस स्टेज के अंदर क्या होते हैं, लो होते हैं, जिसके कारण यूट्रियस की जो वॉल है, यूट्रियस की वॉल डैमेज होती है। ठीक है, यूट्रियस का जो एंडोमेट्रियम स्तर है वो लगातार डिस्ट्रॉय होता रहता है। फॉलिकुलर फेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है, और एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज इट इज हाईएस्ट। ये फॉलिकुलर फेज के एंड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन फेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, ज्यादा होगा, पीक पे रहेगा, लेकिन वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ल्यूटियम फेज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रहेगा, लेकिन एंड में इसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन की ये कहानी होगी कि एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें बहुत कम होता है, इसके एंड में कम होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन या बनना शुरू होता है, और फॉलिकुलस के एंड में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसमें क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा कम होना शुरू होता है, और इसमें और कम होना शुरू होता है, एंड में बहुत ही कम हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस समय क्या होता है, कम होता है, इस समय भी कम होता है, इस समय कम होता है। इस समय कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, और प्रोजेस्टेरोन इस टाइम क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और हाईएस्ट होने का क्या बेनिफिट है, हाईएस्ट होने का ये बेनिफिट है कि वो क्या करेगा, यूट्रियस है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगा। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, कौन सा हार्मोन हाईएस्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन। इस स्टेज के अंदर कौन सा हार्मोन हाईएस्ट होता है, एस्ट्रोजन, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में है, ये तो क्या है, ओवेरी से रिलीज होते हैं, किससे रिलीज होते हैं, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम होता है प्यूटिटरी ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड्स होती हैं, उससे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो इस साइकिल का कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं प्यूटिटाइड हार्मोन। प्यूटिटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, जो प्यूटिटरी ग्लैंड्स हैं, उस प्यूटिटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं, जिनको कहते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जिनको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। इनके गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के 2 फॉर्म हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये प्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये पहले तो कम होते हैं इस फेज के अंदर, मैच्योरेशन फेज के अंदर ये कम निकलते हैं। फॉलिकुलर फेज के अंदर इनका अमाउंट बढ़ता है, और ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके सिक्रीशन को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो LH जो FSH है, जो LH है, उनका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करना। अब LH हार्मोन एक ओव्यूलेशन के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ओव्यूलेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको इंक्रीज करता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस मींस ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं, उस ग्रेफिन फॉलिकल्स से क्या करता है, ये ओम के रिलीज को प्रमोट करेगा। ग्रेफिन फॉलिकल्स है उससे ओम बाहर निकल जाएगा। ये जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है, ये ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं, इस ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ओम है, इसका बाहर निकलना कौन कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है।
ओव्यूलेशन के टाइम कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? LH हार्मोन ज्यादा होता है। इसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग सर्ज। क्या कहा जाता है? ल्यूटिनाइजिंग सर्ज कहा जाता है। ये चारों घटनाएं आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ओव्यूलेशन फेज है, ल्यूटियम फेज है। चारों के अंदर क्या क्या फीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं उनको अपन एक डायग्रामेटिक और समझ लेते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको क्या है इसके बारे में पूरा A to Z कंसेप्ट ध्यान रखो, किस तरह से क्या होता है अपने ये क्या समाज में भी आपको बताना है कि भाई किस तरह से क्या चेंजेस होते हैं। और फीमेल को मैच्योरेशन हाइजीन बहुत ध्यान रखना है, यानी उनको ऐसा प्रोसीजर अपनाना है कि ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। 4 स्टेज है मैच्योरेशन स्टेज, सेकेंड है फॉलिक्यूलर स्टेज, थर्ड है ओव्यूलेशन स्टेज, ओव्यूलेशन स्टेज, फोर्थ है ल्यूटियम स्टेज, स्टेज। 4 स्टेज अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले अपन प्यूटिटरी हार्मोन बताते हैं। प्यूटिटरी हार्मोन, यहां अपन गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5 दिन में ये मैच्योरेशन फेज 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कौन सी फेज है? फॉलिकल्स फेज है। फिर उसके बाद यहाँ लिख देते हैं ओव्यूलेशन 14वां 15वां 16वां और 17वां, 14वां 15वां 16 और 17, और फिर उसके बाद 18 19 20 21 22 28 तक लिख देते हैं। ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ये अलग अलग स्टेज है, ठीक है। अब प्यूटरी हार्मोन में कौन सा हार्मोन है? 2 हार्मोन, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या होंगे? ये हार्मोन पहले कम निकलते हैं। अब ये फॉलिक्यूलर फेज के अंदर जाते जाते ये हार्मोन क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। और 14वें दिन क्या होते हैं? ये सबसे हाईएस्ट, 14वें 15वें दिन ये सबसे हाईएस्ट होते हैं। ये फॉलिक्यूलर और ये दोनों हार्मोन है, ये इस तरह से क्या होते हैं? ज्यादा होता है। फिर उसके बाद उनका लेवल क्या होता है? डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। कौन से टाइम ये ज्यादा है? ये टाइम ज्यादा है 14वें 15वें दिन ज्यादा है, ठीक है। 13वें 14वें 15वें दिन, ये ध्यान रखना। ये कौन सा हार्मोन है? FSH हार्मोन है और LH हार्मोन है, ये प्यूटरी हार्मोन। फिर उसके बाद है ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन 2 है, एक का नाम आपको बताना है। पहला हार्मोन है जिसको अपन कहेंगे एस्ट्रोजन। क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा? कम होगा, कम होगा। लेकिन जो ये फॉलिकुलर फेज है इसके एंड में ये काफी ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ये एस्ट्रोजन हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होगा? कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। लेकिन कौन सी फेज के अंदर? ये जो अपन कहेंगे ल्यूटियम फेज है, ल्यूटियम फेज के अंदर ये क्या होंगे? बढ़ेगा। ये हार्मोन कौन सा है? दिस हार्मोन इज दिस हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। दिस हार्मोन इज एस्ट्रोजन। अब अपन फॉलिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इस स्टेज के अंदर क्या होता है? ये आपको फॉलिकल्स इस तरह से दिखेगी इस स्टेज के अंदर। फिर यहां बनेगी प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बनेगी? ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगी इस तरह से, ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी। फिर किस में कन्वर्ट होगी? टार्सरी में। फिर उसके बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगी। तो प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गई।
सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो गई? टार्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गई, ये टार्सरी फॉलिकल्स में। अब टार्सरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? टार्सरी फॉलिकल्स आपको बताना है ग्रेफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कौन से दिन तक? 13वें दिन तक ये कन्वर्ट हो गई ग्रेफिन फॉलिकल्स में। ये इस तरह से ग्रेफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गई, ये ग्रेफिन फॉलिकल्स में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। ये ग्रेफिन फॉलिकल्स बन गई 14 दिन तक, ठीक है। अब क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, अंडा बाहर निकल जाएगा और ये ग्रेफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह ये वेल डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम होगा, ये वेल डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम, फिर ये रीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो। ये अपने ध्यान रखना है किस तरह से क्या प्रोसीजर हुआ है, ठीक है। तो मेन इसमें क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछो आपको मैच्योरेशन साइकिल में, इसमें आपको डेज याद रखने। सबसे मेन क्वेश्चन टीचर का ये क्यों होता है कि मैच्योरेशन साइकिल प्रेगनेंसी इंडिकेट कैसे करता है। टीचर घूम फिर के वही आता है, उसकी लिमिट वो बच्चे से क्वेश्चन पूछता, बेटा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा। तो बेटा भी आजकल होशियार है, कह देता है सर मैच्योरेशन साइकिल फीमेल में स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब ये मेन क्या है क्वेश्चन बनता है। दूसरा, कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को। ये अगला क्वेश्चन टीचर फिर सवाल अगला पूछता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या फंक्शन करता है? ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन फीमेल को। अब अगर मान लो ये लेवल डिक्रीज हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो गया और बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मैच्योरेशन साइकिल वापस स्टॉप हो जाएगा। अब टीचर का मूड हो जाता है, वो पूछ लेता है मीनोपॉज क्या है। तो मीनोपॉज अपन ने पढ़ लिया है कि फीमेल के अंदर 45 साल 50 साल की फीमेल होती है तो ये मैच्योरेशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। बड़ा दुखदायी साइकिल है, फीमेल जानती है, फीमेल का जीव जानता है कि ये साइकिल कैसा वो भुगतती है। उसमें 5-6 दिन तक असहनीय, 2-3 तक असहनीय दर्द होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ही क्या है, ये स्टेज सबसे डेंजरस स्टेज होती है फीमेल के अंदर। इस टाइम क्या होता है, इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो फीमेल को इस टाइम हाइजीन रखना है, बिल्कुल अपने आप को नीट और क्लीन रखना है। टाइम टू टाइम वॉशिंग करनी है 3 to 5 आवर्स के बाद में। और जो भी पैड वगैरह यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियम फेज में ज़्यादा कुछ संभावना नहीं बनती है, ये ध्यान रखना। मीनार की क्या है? मीनार की मीन्स अपन को पता ही है, फर्स्ट टाइम जो ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम ये मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं ये मीनार की, ठीक है बच्चों। वीडियो लाइक करें, देखें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताएं किस तरह से क्या होता है। ये जनरल साइंस का, आप आर्ट्स साइंस किसी कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर आप 15-16 साल के 18 साल के हो चुके हो और किसी फीमेल के साथ आपके कांटेक्ट हैं, तो आप इस साइकिल को पूरा ध्यान रखें, इसके रूल्स को फॉलो करें। और इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं आएगी। शादी के बाद भी इसको ध्यान रखना है किस तरह से क्या ये साइकिल फॉलो करते हैं।